नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ढेर सारे कलाकार जुड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। रंग तरंग में आज हम आपको सराबोर कर देंगे कृष्ण रस से, तो वहीं याद करेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर करेंगे खास मुलाकात एक एस फोटोग्राफर से, तो वहीं आपको ले चलेंगे नेपाल पंडित प्रसाद चौरसिया से खास गुफ्तगू करने। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देश भर में रही जन्माष्टमी की धूम, और ऐसे में जन्माष्टमी के अवसर पर खास तौर पर श्री राम भारतीय कला केंद्र की नृत्य नाटिका कृष्णा सभी को बहुत याद आती है। हम कितनी बार इसका मंचन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हर बार ये नई से लगती है। इस बार तो कई नई चीजें भी ऐड की गई इस नृत्य नाटिका में। जी हाँ, LED वॉल, नया साउंड ट्रैक। तो आइए देखते हैं कैसी रही इस बार की कृष्णा नृत्य नाटिका। खूबसूरत छवि, संगीत में डूबा कलाकार, नटखट कान्हा से लेकर दुनिया को बूझता शांत कृष्ण के दर्शन। ऐसे कई रूपों के साथ कृष्ण के प्रेमी उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। कृष्ण के इसी करिश्माई रूप से आप मिल सकते हैं एक नृत्य नाटिका कृष्णा में। श्री राम भारतीय कला केंद्र का 43वां संस्करण दर्शकों को खूब लुभा रहा है। शास्त्रीय और लोक गीत और नृत्य से सजा कई विधाओं के साथ इस बार नृत्य नाटिका एक अलग ही अंदाज में पेश किया गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, उनके बीच का वो प्रेम जो इस संसार से परे था। कृष्ण राधा के साथ झूमकर थिरके। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना अटूट था कि उन्होंने पूरी जिंदगी कृष्ण को अपने मन में बसाए रखा। राधा कृष्ण कभी एक ना होते हुए भी सदैव एक ही रहे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा दौड़ी चली आती थी। बांसुरी को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना गया। एक समय आया जब कृष्ण राधा से बिछड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के वध के लिए हुआ था। मथुरा वृंदावन से लेकर महाभारत के युद्ध तक मंच पर कृष्ण की जीवन के हर प्रसंग को कुछ यूं जीवित किया गया जैसे कि दर्शक पहली बार इसे देख रहे हो। कंस वध में कंस की गर्जना, पांडवों का चौसर में द्रौपदी को हार जाना, द्रौपदी का अपने सखा को पुकारना और फिर कृष्ण का पहुंचना अपनी कृष्णा को बचाने। महाभारत में अर्जुन ने जब शस्त्र उठाने से कर दिया था मना, तब कृष्ण ने दिया था गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इसी उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। कृष्णा का ये कार्यक्रम इस बार यकीनन करिश्माई लगा। पहली बार
LED वॉल और नए ट्रैक साउंड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा लोक नृत्यों और मार्शल आर्ट डांस जैसे मयूरभंज छाव, कलारी पट्टू को भी कहानी में ऐसा पिरोया गया कि दर्शक भाव विभोर हो गए। यकीनन कृष्ण की अमर गाथा के साथ साथ भारतीय कलाओं का अद्भुत प्रदर्शन इस नृत्य नाटिका को यादगार बना देता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, DD न्यूज। बुद्धिमान था अर्जुन, उसने मात किया था निशस्त्र माधव को। उधर मुदित था दुर्योधन, ले माधव की सेना। कहते हैं अगर किसी पल को अमर करना हो तो उसे तस्वीरों में कैद कर लो। अब चूंकि हम लम्हों को तो कैद कर नहीं सकते, लेकिन मन जरूर चाहता है कि काश ये भी किसी किताब के पन्ने की तरह होते और हम जब मन चाहता इन्हें उलट पुलट कर देख लेते। जी हाँ, हमारी इन्हीं इच्छाओं को तो पूरी करती हैं तस्वीरें, जो कि तस्वीरें हमेशा जिंदा रहती हैं। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमने देखी कई ऐसी नायाब प्रदर्शनियाँ, कई ऐसी नायाब तस्वीरें। आज तो हर कोई एक कैमरामैन है, हर कोई एक फोटोग्राफर है। हर रोज अरबों तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की जाती हैं। ऐसे में आपको ले चलते हैं एक बेहद ही खास प्रदर्शनी में, जहां पर 26 बहुत ही प्रतिभाशाली फोटोग्राफर्स ने अपने विचारों को कैमरे में कैद कर लोगों के सामने पेश किया। ये हैं देश भर के वो 26 छायाकार जिनके कैमरे से ली गई तस्वीरें इन दिनों सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ा रही हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में DD न्यूज की अपर महानिदेशक प्रिया कुमार द्वारा ली गई तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इन्हीं की तरह कुल 26 छायाकारों की मेहनत और कलाकारी को फोटो प्रदर्शनी में देखा भी जा सकता है। जो आप देख रहे हैं ये कलाकारों का बहुत परिश्रम है, जो कि सफल है। कहते हैं कि जो बात 1000 शब्द भी नहीं बयां कर पाते, उस बात को एक तस्वीर बहुत ही आसानी से बयां कर देती है। लेकिन इन तस्वीरों को और ज्यादा बेहतर कैसे खींचा जा सकता है, इसको लेकर फोटोग्राफर कुछ टिप्स भी दे रहे हैं। इस तरह की सामूहिक फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत पिछले साल से की गई है, जिसमें पिछले साल 11 फोटोग्राफर ने हिस्सा लिया था और इस साल इनकी संख्या 26 है। काफ़ी समय से फोटोग्राफी कर रहा था, किंतु मैं महसूस करता था कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आता था और मुझे लगता था कि उस पर एग्जीबिशन होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों से पूछते थे तो हो नहीं पाती थी। तो लास्ट ईयर मैंने कोशिश की, लास्ट ईयर करीबन 11 फोटोग्राफर्स को लेके एक शो मैंने यहीं पर ऑर्गेनाइज किया था। तो उससे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप नेक्स्ट ईयर हम भी जाएंगे, हम भी आएंगे। तो उसमें इसी वजह से अपने आप लोग बढ़ते चले गए और जुड़ते चले गए। तो अब के आज देख रहे हैं वो 26, अभी हमारे पे स्पेस कम था तो 26 हम आर्टिस्टों का ही काम लगा पाए। गौरतलब है कि 31 अगस्त तक ये फोटो प्रदर्शनी दिल्ली के सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की आर्ट गैलरी में चलेगी। इसके बाद इन बेहतरीन तस्वीरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा। फिर वित्त मंत्रालय और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी इस फोटो प्रदर्शनी का दीदार किया जा सकेगा। साल भर इन कलाकारों की मेहनत को प्रदर्शित करने की योजना भी बनाई गई है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात कराएं ऐसे कलाकारों से जो ना सिर्फ अपनी कला से अपने विचारों को दुनिया के सामने रखते हैं, बल्कि अपनी कला से हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। आइए मुलाकात करते हैं प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और एस फोटोग्राफर प्रिया कुमार के साथ। आजकल हम सबके हाथ में कैमरा है, मोबाइल में हम किसी की भी कहीं भी तस्वीर खींच लेते हैं और इसे कैमरा में कैद कर लेते हैं। लेकिन सोचिए कि सबसे पहले कैमरा कब आया होगा और आजकल इन कैमरों का इस्तेमाल क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया और बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने इकट्ठा होकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया और ऐसी एक कलाकार या कहूँ ऐसी फोटोग्राफर आज हमारे साथ हैं। प्रिया कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आप कैमरा लेके जब निकलती हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र बहुत बचपन से शुरू हुआ। जब हम छोटे थे तो माय फादर, हमारे पिताजी बहुत ही एविड फोटोग्राफर थे हैं
और उन्होंने मुझे अपने साथ लेके जाते थे जगह जगह, और पहले मैं उनकी म्यूज़ होती थी कि अच्छा यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ लाइट अच्छी पड़ेगी, यहाँ से लाइट इधर से आ रही है, देखो इधर से लाइट है, इधर ये कॉम्पोजिशन, पीछे ये है। तो उससे धीरे धीरे एक आइडिया हुआ कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है। फिर उन्होंने मुझे कैमरा दे दिया, उन्होंने कहा अब तुम देखो इसको, इसी कैमरे की लेंस के थ्रू देखो और देखो क्या दिख रहा है। तो उससे इंटरेस्ट बना, और उस ज़माने में वो बड़े बड़े कैमरे होते थे। याशिका का कैमरा था, मुझे अभी तक याद है, और उसमें एक लंबा सा कैमरा, उसके अंदर झांक के देखते थे, और उसमें कुछ अलग ही दिखता था। वो सामने जो दिखता था उसमें कैमरे के लेंस से कुछ अलग ही हो जाता था। तो बस उससे फैसिनेट हो गए, और फिर सोचा हम भी करेंगे। उसके बाद हम सिविल सर्विस में आ गए, तो मेरे पिताजी ने मुझे वो कैमरा ही दे दिया। तो बस उससे बढ़ते ही चला गया शौक, और धीरे धीरे जब फ़ोटो खींची और कई लोगों ने कहा बहुत अच्छी खींची, तो उससे इनकरेज होते होते आज मैंने सोचा कि अब इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब हम सबको दिखा सकते हैं अपनी फ़ोटो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लोग फोटोग्राफी करते हैं, कोई प्रकृति चुनता है, कोई ह्यूमन चुनता है, कोई स्कल्पचिंग। आपका क्या सब्जेक्ट रहता है? ज़्यादातर क्या मन में चलता है, क्या शौक़ होता है कि इस चीज़ को कैमरे में कैद कर लूँ? मेरा शौक़ है लोगों को कैप्चर करना, उनके एक्सप्रेशंस कैप्चर करना, उनके हालात कैप्चर करना, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ कैप्चर करना। और एक जो पल होता है, जो एक आप कैमरे से देख रहे हो, और एक पल होता है जो मिनटों में, एक मिनट में निकल जाता है, लेकिन उस पल में उस आदमी का अपने चारों तरफ का रिएक्शन, उनकी जगह, उनके हालात, वो देख के, एक्सप्रेशन देख के, वो सब मैं कैप्चर करती हूँ। मैं जनरली स्टिल इतना नहीं करती हूँ। इट इज़ मोर कि जो लोग हैं और जो पल हैं उनको कैप्चर करती हूँ। सेवा में भी है, आपने कहा जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया और अब आप IAS ऑफिसर हैं। हम महिलाएं बड़ी अच्छे से पैरेलल कर लेती हैं अपनी लाइफ को, सब चीज़ें ना पैरेलल चलनी शुरू हो जाती हैं। कैसी रही कि आपने अपनी प्रतिभा को भी ज़िंदा रखा है, कामकाज भी चल रहा है, घर गृहस्थी भी चल रही है, तो कैसे तालमेल बिठा लेती हैं? अब काम से फुर्सत तो निकालनी पड़ती है, और चाहे उसके काम के साथ साथ शौक़ एक ज़रूरी है रखना। वो काम को भी एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है, आप डिस्ट्रेस होते हैं, तो काम के साथ साथ शौक़ भी चल रहा है। चाहे मुझे उसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़े और कैमरा लेकर निकल जाना पड़े, लाइट सबसे अच्छी उसी वक्त होती है, तो उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं मल्टीटास्किंग हम विमेन का हम लोग करते हैं, तो शौक़ भी उसी के साथ साथ चल रहा है। आपकी विश्व जो फोटोग्राफी दिवस के मौके पर 2 तस्वीरें जो इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनी है, क्या सोचती इन तस्वीरों के पीछे? एक तस्वीर तो मैंने भी देखी, एक कश्ती पे जो बच्चे सवार थे, क्या सोचती इन तस्वीरों के पीछे? क्या उस वक्त माहौल था जब ये तस्वीरें ली? ये एक मिर्ज़ापुर में विंध्याचल के पास नदी पे हम लोग एक बोट पे थे, और हम देख रहे थे कि बैंक्स पे क्या हो रहा है, तट पे क्या क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। कैमरा मेरा DSLR मेरे हाथ में था, और देखा एकदम से ये 6-7 बच्चे जो थे अपने इनोसेंस में, अपनी मौज में कश्ती पे कूद रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो बस वो ऐसा पकड़ में आ गया वो पल कि मैंने अपना कैमरा फोकस किया और उनको कैप्चर कर लिया। तो उनकी जो खुशी, एक नदी पे बस एक कश्ती पे कूदते हुए जो खुशी थी, तो वो पकड़ में आ गई, और मुझे वो फोटोग्राफ बहुत पसंद है अपनी। जी बिल्कुल। तो एक प्रिया जी ने जिस तरह से कहा कि बहुत ज़रूरी है अपने अंदर के कलाकार को कभी मरने नहीं देना चाहिए, जो प्रतिभा है उसको हमेशा साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ये कलाकार आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको बुलंदियों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका। कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी महकती हुई शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। पत्रकारिता के दुनिया का एक जगमगाता और बेहद प्रभावशाली नाम नीलम शर्मा। नीलम अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा और मेहनत से नारी के तेज को सलाम करती उनकी दमदार पत्रकारिता हमेशा हमें राह दिखाती रही। प्रखर ओज प्रतिभा की किरण, एक सरिता ओजस्विनी है। उजास भोर की बेला का वो नारी है, तेजस्विनी है। कुछ चेहरे केवल चेहरे नहीं होते, अक्स होते हैं रोशनी का। कुछ मुस्कानें मुस्कान नहीं होती, रोशनी का बहता दरिया होती है, जिनके नूर से सदियां रोशन रहती हैं। पत्रकारिता और नारी गरिमा की जीती जागती मिसाल नीलम शर्मा।
नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। हमारी आज की तेजस्विनी कुछ ऐसी ही हैं जिन्होंने छोटे छोटे कदम लेकर लोगों की जिंदगियों को बदला है। नीलम शर्मा दूरदर्शन का वो ओजस्वी चेहरा जिसने आम आदमी के दिल में ऐसा घर बनाया जो उनके जाने के बाद भी खाली नहीं होगा। नीलम शर्मा हर औरत की ऐसी आवाज जो बिना शोर शराबे के बदलाव के गीत गाती है और सुरों की गरिमा को बनाए रखती है। नीलम शर्मा आज हमारे बीच नहीं है जिस्मानी तौर पर, लेकिन अपने पीछे समाचारों की दुनिया की, पत्रकारिता की एक बेहद उजली तस्वीर छोड़ गई हैं। चाहे चुनाव और बजट जैसे जटिल विषय को सहज और सरल भाषा में आम आदमी तक पहुंचाना हो, या किसी नायिका से आपका तारुफ कराना हो, या फिर खुद अपने सम्मान के लिए खुद को बुलाना हो। शर्मा डीडी न्यूज में वरिष्ठ एंकर संवाददाता हूँ। मैंने अपने जीवन में महिला अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। मैं आपकी अनुमति से ये पुरस्कार ग्रहण करना चाहूंगी। नीलम अपने पीछे एक समृद्ध विरासत, ओजस्वी शब्द और आम आदमी से जुड़ाव के ऐसे गलियारे छोड़ गई हैं जिन पर चलकर आप देश की उन गलियों तक पहुंच सकते हैं जहां चीखती चिल्लाती और शोर को अपना हथियार मानती आवाजें नहीं पहुंच सकती। किसी ने कहा है कि अपने होने का सबूत और निशा छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहां छोड़ती है। नीलम प्रतिभा की एक नदी थी जो जब तक बहती रही सच कहती रही कि हर औरत तेजस्विनी है, ओजस्विनी है। उनकी प्रतिभा और ज्ञान की बड़ी चर्चा होती रही और होती रहेगी। उनके जाने से दूरदर्शन परिवार, उनके दोस्तों और उनके निजी परिवार की दुनिया में जो रिक्तता आई है उसे भर पाना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उनके रोशन व्यक्तित्व की झिलमिलाहट हर उस आदमी के जहन में रहेगी जिसने उन्हें देखा है, सुना है। नीलम शर्मा, आपको हमारा नमन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 133वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसे कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं जहां पर एक बार फिर उनकी कविताओं को, उनके व्यक्तित्व को, उनके योगदान को याद किया गया। कवि, क्रांति और कविता, ये शब्द एक ही माला के मोती हैं, एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़े हुए जिन्हें अलग करना मुमकिन नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कविताओं में देशभक्ति और देश पर मिटने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। देश पर लिखी उनकी कविताएं आने वाली पीढ़ी की अनमोल धरोहर हैं। इस अनमोल धरोहर की एक विरासत देखने को मिली उनकी 133वीं जयंती समारोह और सम्मान समारोह में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त संस्थान लखनऊ की ओर से इस समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में डॉक्टर वंदना गुप्ता को उनके काव्य संग्रह मयूर पंख ख्वाहिशों के लिए इस वर्ष के मैथिली शरण गुप्त सम्मान से अलंकृत किया गया। उस दौर में जब धर्म में भी देशभक्ति की लौ जलती थी, मैथिली शरण जी ने अपनी कविताओं से उस आग को और प्रखर बनाया। इस समारोह में मौजूद साहित्यकारों ने भी माना कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्य राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता था। सुख और दुख हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, ये भारत भारती का स्वर है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य के माध्यम से उनका साहित्य केवल साहित्य की दृष्टि से साहित्य तक सीमित नहीं था, देश को प्रेरणा जगाने का काम उन्होंने किया था। कोई भी बड़ा काम करना है तो उसको प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उसको उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का बहुत बड़ा काम जो उनके कार्यकाल में हुआ है और उससे जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जागृति हुई है, उसका महत्व कोई नकार नहीं सकता। तो अगर मैथिली शरण गुप्त से हमें सीखना है तो ये सीखना है कि उपेक्षित जो है उसको हट्टी तलहत्थी पे कैसे उठाएं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि यही रामायण की उर्मिला है,
शाकुंतलम की अनुसुईया है, प्रियमवदा है और कादम्बरी की पत्रलेखा है, ये उपेक्षित हैं। इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। आम बोलचाल की बोली में मैथिली शरण जी को लोग दद्दा कहकर पुकारते थे, लेकिन उन्हें राष्ट्र कवि की उपमा महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी कविताओं में केवल देशभक्ति के जज्बे की महक ही नहीं थे, बल्कि उनकी कविताओं से हर निराश मन को आस मिलती थी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, नाम सुनते ही कानों में बांसुरी की ध्वनि गूंज उठती है। साधारण बांस से बनी बांसुरी भी जब पंडित जी के हाथ में आती है तो मानो उसके अंदर हम सभी के मन को मोह लेने वाली असाधारण शक्तियां आ जाती हैं। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में पंडित जी के कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया और इस मौके पे उन्होंने अपनी स्वर लहरियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस खास मौके पर हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार ने की पंडित जी से खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, प्रख्यात बांसुरी वादक और पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। प्रसार भारती में आपका स्वागत है। आप पशुपतिनाथ की नगरी में हैं। काठमांडू और नेपाल आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। और मुझे क्या होता है, ऐसे जगहों से इसलिए प्यार ज़्यादा हो जाता है कि मैं जैसे ही पहली बार आया, देखा लोगों के हाथ में बांसुरी और बजा रहे हैं और मुझे रिसीव किया, करीब 30-40 लोग थे, तो मुझे लगा यही मेरी नगरी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। नेपाल में बांसुरी बहुत लोकप्रिय है और आपके कार्यक्रम में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी आए। यहाँ तक कि लोगों के पास खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ऐसे बांसुरी प्रेमियों के बीच कार्यक्रम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में बजा रहा हूँ। और सभी संगीत प्रेमियों को, और उसके अलावा जो हमारे आजकल पॉलिटिशियन लोगों में इतना प्रेम हो गया, खासकर यहाँ पर नेपाल में, कि देखिए ऐसे ऐसे मिनिस्टर लोग आके बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे और बाद में मुझे आके बहुत ही सम्मान दिया और बहुत ही प्यार दिया। बहुत अच्छा लगा। भारत और नेपाल के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। इन संबंधों में आप बांसुरी को कैसे देखते हैं? बांसुरी एक माध्यम है जिससे हम लोग, लगता है कि हम एक ही हैं, एक ही समय में एक ही जगह पे पैदा हुए हैं। और भारत और नेपाल में कोई फ़र्क लगता ही नहीं है। सभी लोग, चेहरा सबका एक सा है, भाषा एक बोलते हैं, खाना एक खाते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि कोई अलगाव है। इसलिए जोड़ती है कि बांसुरी, मुझे बांसुरी से बचपन से ही प्रेम है। और जहाँ देखता हूँ, जहाँ ज़्यादा देखता हूँ लोगों को, मुझे लगता है कि अगली बार आऊँगा तो हो सकता है कि सभी के हाथ में बांसुरी हो। तो अच्छा लगता है और लगता है कि ये लोग बांसुरी को सुन के और उसी में मस्त रहते हैं। बांसुरी के साथ अपने 6 दशक से अधिक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है अभी मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है और अभी बहुत चलेगा और परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन जब बांसुरी सुनता हूँ या बजाता हूँ तो बहुत आनंद आता है। और मुझे लगता है ये सफ़र सबसे अच्छा है। वो सफ़र जो कि आदमी दूसरी चीज़ों में फंसा रहे या परेशानी में, वो अच्छा नहीं है। बांसुरी में फंसा रहे तो अच्छा है। आपके पिता आपको पहलवान बनाना चाहते थे और कुछ समय तक आपने पहलवानी भी की। फिर पहलवानी से संगीत की तरफ झुकाव कैसे हुआ? वो बचपन से ही था। मेरी माँ जब मेरे कान में लोरी सुनाती थी सोने के समय में, तभी से मुझे बहुत प्यार हो गया था संगीत से। फिर मैं भी गुनगुनाया करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि संगीत एक ऐसी चीज़ है, जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, वैसे स्वरों के दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको ज़रूर अपनाऊंगा, जैसे भी हो, किसी भी हालत में हो। तो उसी दिन से मेरे दिल में ऐसी बात आ गई और मैं तब से स्वरों से जुड़ा हुआ हूँ। आपने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत की। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी अपनी कुछ खास यादें या अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत सी यादें हैं, बहुत सी। मैं कहूँगा तो अभी पूरा दिन निकल जाएगा। आप सुनते सुनते मेरा बचपन वहीं से शुरू हुआ। बचपन में मैं बच्चों के प्रोग्राम में इलाहाबाद, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी इलाहाबाद से परफॉर्म करता था। 3-4 साल के बाद में मुझे, जब मेरी एज हो गई 18 ईयर्स, तब मुझे जॉब मिल गया ऑल इंडिया रेडियो का। तो एक समझिए मेरी पैदाइश ही ऑल इंडिया रेडियो में हुई है और वही चल रहा है और अभी तक मैं वहाँ जाता हूँ, बजाता हूँ।
कितने साल हो गए, सोचिए 53 या 54 से लेके आज कितने साल हो गए। तो हमारा वो घर बन गया है पूरा। रेडियो शुरू हुआ था, रेडियो से मेरा जीवन और रेडियो से ही ख़त्म होगा। आपने बांसुरी को दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाई। जी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए, हमारी क्या कहें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी कि हम जो संगीत की चर्चा करते हैं हमारे बच्चे लोग भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियां करें। और जब तक हुआ करते रहे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज थोड़ा समय बदल रहा है और थोड़ा लोगों का विचार बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं मार्केट में, बच्चे उसको प्रेफर करते हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया, उसमें बिजी रहते हैं। तो हम बच्चों को दोष नहीं देते, वो भी एक उनको अच्छा लगता है वो भी करें, लेकिन संगीत की तरफ से रुचि और रुझान जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो। लेकिन अगर उसके पीछे रहेंगे थोड़ा तो उनकी तबीयत के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके ध्यान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक आखिरी सवाल पंडित जी, आपने शास्त्रीय संगीत के अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर सिलसिला और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत भी दिया। उस समय के संगीत और आज के संगीत को आप कैसे देखते हैं? समय के हिसाब से ठीक है। उस समय का लोग ज़रा मेलोडी को सुनते थे, गाते थे, गाने की किताबें मिलती थी हॉल के बाहर। और आज के मेलोडी में, आज के पिक्चर की स्टोरी में और लाइन में कुछ पता नहीं चलता कि स्टोरी को म्यूज़िक की ज़रूरत है या म्यूज़िक को स्टोरी की ज़रूरत है, कुछ पता नहीं लगता है। मैं खुद खो जाता हूँ, तो वो लोग जो बेचारे बनाते होंगे कितने खो जाते होंगे, तो पता नहीं लगता। लेकिन आज के हिसाब से बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो ठीक है। लेकिन जो हम लोग के समय में संगीत था, वो लोग गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, घर में पूरा परिवार गाता था और लोग शादियों में गाते थे। आजकल वो प्रथा नहीं रही, हो सकता है आगे फिर आ जाए वो। प्रसार भारती से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते 73वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल आर्मी ऑफिसर्स क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के कॉन्सर्ट की एक झलक। और आइए अब देख लेते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। राजधानी दिल्ली के संस्कृति स्कूल में स्पेशल इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शीर्षक था इंद्रधनुष और इसमें चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज ने हिस्सा लिया। इस बार इस प्रतियोगिता के लिए दिल्ली एनसीआर से 24 स्कूलों ने हिस्सा लिया, जहां बच्चों ने थिएटर, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, बेकिंग जैसे विभिन्न आयामों में अपनी प्रतिभा का मंचन किया। हर बच्चा होता है खास, अपने आप में अनूठा, प्रतिभा से भरपूर। जरूरत होती है तो बस सही मौके की, सही दिशा की, सही प्रोत्साहन की। मंच पर ये अद्भुत परफॉर्मेंसेस इसी बात का प्रमाण है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये सफर हम यही खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर।
आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।